हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का एग्ज़ाम पेपर जो कि 2024 में आया था। ठीक है, हम सब्जेक्ट वाइज वो करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। जिसने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिलेगी पूरे PYQ की, और इसके कमेंट सेक्शन में दे दूँगी ये लिंक। ठीक है, टेलीग्राम का। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम पूरा जो है PDF प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे, और यूट्यूब पे आपको पूरा समझाएंगे PYQ जो है सेट है। ओके, हमारे साथ पूरी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहे ताकि आप पूरा PYQ क्वेश्चन जो है सॉल्व खुद कर सको और हम भी आपको करवा सकें। ठीक है, पूरी वीडियो जो देखेगा उसी को समझ आएगा। थोड़ा सा देख के ऐसे बंद कर देगा, इधर उधर घूमेगा तो उसको नहीं। अगर कोई वीडियो आप देख रहे हो तो पूरा देखो तो ही समझ आएगा इसमें क्या है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले जो मैं आपको MCQ यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं थोड़ा सा गैप रखूँगी, खुद भी आंसर बताऊँगी। जब कोई भी वीडियोज़ को देख रहा है तो पहले इसको वीडियो को स्टॉप करें, खुद आंसर सॉल्व करें, फिर वहाँ पे लगाए कि मुझे कितना आता है, मैंने कितना पढ़ा है। जो इस पेपर पे आया, इस वीडियो को देख रहा है, उसने पहले पूरी थ्योरी पढ़ी होगी तो ही आया होगा। तो पहले अपने आप को भी जज करें कि मुझे कितना आता है। ठीक है, तो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जब आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पे थ्योरी चाहिए होगी, थ्योरी लाइक एक्सप्लेनेशन, तो कमेंट में बताएं, हम जरूर अपलोड करेंगे उस पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीजेज। इसमें जो 4 डिसीजेज दिए हैं, इसमें से कौन सी है जो कि कम्युनिकेबल डिसीजेज नहीं है। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कम्युनिकेबल डिसीजेज होती क्या है और नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिसीजेज वो होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कोई डिजीज फैल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे कोरोना वायरस है, एक पर्सन को हुआ कोरोना वायरस। ठीक है, एक पर्सन क्या करेगा, 2 पर्सन को फैलाएगा, दोनों से बात की तो इस पर्सन को भी कोरोना था, इसको भी हो गया। ये जिससे बात करेगा उसको कोरोना हो जाएगा, ये पर्सन जिससे बात करेगा उसको कोरोना, मतलब फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है कि हम, जैसे हमें कोई बीमारी, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी बीमारी है, कोई भी डिसीजेस है, तो मैं जिस मर्जी से बात करूँ, जिस मर्जी को टच करूँ, जिसके साथ बैठूँ, मेरी बीमारी किसी को लगे ना, स्प्रेड ही ना हो, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से चारों में से कौन सी जो है नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीजेस है। आपको पहले चारों की डेफिनेशन पता होगी, इनके बारे में जानकारी होगी तो ही आप बता पाओगे कि कौन सी जो है नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीजेस है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ओके, डायबिटीज जो है नॉन एक कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, विटामिन, आप सभी को पता होगा कि विटामिन वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें से पूछता है कि कौन से विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या होती है, विटामिन C की, B की, D की। तो पेयर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। ओके, विटामिन A की डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है, C की, D की, B1। यू नो वेरी वेल, सबने पढ़ा होगा, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आंसर अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है विटामिन A की जो कि डेफिशिएंसी होती है, विटामिन A से क्या डेफिशिएंसी होती है, तो थैलासीमिया होता है इससे। ठीक है, एक थैलासीमिया हो गया, दूसरा क्या हो गया, ड्राई आइज। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, ये होता है इसका। और विटामिन C की डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन C से डेफिशिएंसी हो तो क्या, कौन सी बीमारी होती है, सिकर बी। ठीक है, तो यहाँ पे बता दूँ मैं, फर्स्ट वाला गलत है, ये भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा, बी वाला मैच नहीं कर रहा। अब बात आती है विटामिन D। विटामिन D की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, रैकेट्स जो है डेफिशिएंसी है विटामिन D की, ये आपका सही है। ठीक है, विटामिन B1 से क्या डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B1 की कमी हो तो कौन सी डिजीजेस होती है, बेरी जो है ये किसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B1, ये B जो है राइट है। ठीक है, आपके इसमें से 2 राइट है, विटामिन D की डेफिशिएंसी से रैकेट्स होते हैं और विटामिन B1 से बेरी होती है। ठीक है, पहले 2 गलत है। तो विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, तो C एंड D, ऑप्शन नंबर C
सी इज द राइट आंसर। ओके, आपने ये नहीं देखना वीडियो कितनी बड़ी है, इतना बड़ा लेक्चर, आपको पूरी समझ आ रही है ना। जरूरी थोड़ी है कि आपको इसमें यही पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा शायद उसमें आपको डेफिशिएंसी दी है तो उसमें कुछ और ही पूछ दे, सीधा डेफिशिएंसी दी हो तो आगे आपको पूछे आंसर में कि किसका होता है विटामिन बी, ए का है, सी का है, डी का है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है ये पूरा टॉपिक, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 3। Food can are coated with tin instead of zinc due to। इसमें बोला गया जो फूड कैन्स होते हैं उसमें कोटिंग की जाती है जो कि जिंक की होती है, ठीक है। मतलब टिन की काउंटिंग होती है वहाँ पे, जिंक की नहीं होती, ठीक है। जो फूड कैन्स होते हैं कोटेड विद टिन की होती है, ठीक है। वहाँ पे हमें जिंक क्यों नहीं देखने को मिलता, ठीक है। पहले मैंने गलत बोला था, सॉरी। फूड कैन्स जो होते हैं कोटेड विद टिन, टिन के साथ होते हैं, कोटिंग की जाती है ऊपर से, जिंक के साथ क्यों नहीं की जाती है, तो ड्यू टू, क्योंकि जिंक जो है ना ये मोर रिएक्टिव देन टिन, ठीक है। ये टिन से भी ज़्यादा रिएक्टिव करती है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, यही इसका रीज़न है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर इसने रिएक्शन किया तो फूड जो है खराब हो जाएगा, इसलिए टिन की कोटेड किया जाता है, नॉट की जिंक। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आपको एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है जहाँ आपको पूरा टॉपिक पता होना चाहिए। जी देखो, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, टिन जो है लेस रिएक्टिव है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, इसका भी आंसर है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या, सॉरी, एमसीक्यू नंबर 4 एमसीक्यू क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। इसमें आपको बोला है कि बेस्ट एग्जांपल कौन सी है किसकी, फूड चेन की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फूड चेन क्या होता है, पता होना चाहिए, आपने अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फूड चेन की इसमें से बेस्ट एग्जांपल कौन सी है, ऑप्शन 4 है आपके पास। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए ग्रास, ओके, वीट ग्रास के ऊपर डिपेंड, मैंगो, नो, ए पार्ट नहीं हो सकता, ए पार्ट आंसर नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन ग्रास गोट जो है ग्रास पे डिपेंड हो सकती है, ह्यूमन गोट, हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चल क्यों नहीं रहा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग प्योर। ओके, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, सबके आपको यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ पावर का क्या यूनिट है, करंट का क्या है, फ्रिक्वेंसी का क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अब मुझे ये बताओ पावर, करंट, फ्रिक्वेंसी, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पता है किसी को, वो भी अच्छे से पढ़ लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है। अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका कौन सा जो यूनिट है, ठीक लिखा, ए के आगे, बी के आगे, सी के आगे, डी के आगे, आगे वो नीचे ऑप्शन दिए गए, कौन से ठीक मैच करेक्टली कर रहे हो, कौन से गलत है। फर्स्ट देखते हैं पावर का यूनिट वॉट, इट इज ट्रू। सेकेंड वन करंट, वोल्ट, ये रॉन्ग है, ये गलत है। थर्ड फ्रिक्वेंसी, इसका यूनिट ठीक है। और रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम के साथ, ओम्स के साथ, जो कि गलत है। ओम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, सबको पता है, ये भी गलत है। तो देखा जाए ए और सी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए और सी जो है यही पेयर जो है मैच किए हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6, एमसीक्यू नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ भी पेयर आ गए, आपको पता होना चाहिए, सोडियम, कार्बन, सल्फर, सबको। हमने इसमें क्या करना है, एलिमेंट को सिंबल में देखना है कि कौन सा सिंबल राइट है, ठीक है। आप सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, ठीक है। आप पूरा सोडियम तो नहीं लिखा होता, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही लिखा होता है, ठीक है। तो सिंबल ही लिखे होते हैं, तो सिंबल कौन सा मैच कर रहा है हमने को वो बताना, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ठीक है, सोडियम। कार्बन का C पता है आपको, सल्फर का S, ओके, सल्फर का S। तो मतलब क्या ऑप्शन और आपके पास 3, 4, 1, तो 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर C आ गई, लास्ट 2, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू नंबर 7,
Forces that act for a limited period of time are referred to a. ऐसी फोर्सेस जो कुछ टाइम के लिए लगाए जाते हैं, लिमिटेड पीरियड के लिए लगाए जाते हैं, उस फोर्सेस को क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इम्पल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8। Who was the first scientist to use the smoke and define its layer? कौन सा फर्स्ट जो था साइंटिस्ट था जिसने टर्म यूज की थी स्मोक एंड डिफाइन की थी उसकी लेयर है? अब आप सभी को पता होना चाहिए कि स्मोक होता क्या है। ठीक है, ये क्या होता है? एक मिक्सचर ऑफ किसका? स्मोक का प्लस फॉग का। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? ये एक एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, डॉक्टर हेनरी एंटोनियो। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, आजकल जो एमसीक्यू आ रहे हैं ना, एक एक वर्ड के कम ही दिखने पड़ेंगे, ज़्यादा जैसे मैंने आपको पेयर वाले ऊपर कराए या स्टेटमेंट वाले ऐसे ही आ रहे हैं, कंप्यूटर के भी ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से भाई प्रिपरेशन करना, एग्जाम का लेवल हाई भी जा रहा है दिन बाई दिन। फिर आपने बोला यूपीएससी के लेवल का एग्जाम आते हैं पेपर में। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी करेक्ट है? ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा सबने 10th में। ओके, 9th में या 8th में भी है। तो लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि लाइफ जो है अर्थ के ऊपर जो है पॉसिबल है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट जब तक है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? जब यहाँ पे अर्थ वार्म हो जाता है, ठीक है, तो कौन कौन सी गैसेस होती हैं तब? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन भी आता है इसमें। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दिस इज राइट। अगर देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर अर्थ पे नहीं होता, जो खुद की अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, तो कितना था? -18 डिग्री। ओके, तो लाइफ फिर आपको पता ही है कितनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज ए नेचुरल प्रोसेस। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट हमारे गैसेस जो हैं हमारे अर्थ में हो रहे हैं, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, सभी को पता है नेचुरल प्रोसेस ये नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें जो है सबसे बड़ा हाथ है। ठीक है, आप सभी को पता है फैक्ट्रीज कितनी सारी हो गई हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो या फिर व्हीकल्स हो। ठीक है, और जिनकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं प्रोड्यूस हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसका है? ह्यूमंस का ही है। अभी जो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ह्यूमंस का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, ठीक है, इन सब से ही जो है हो रहा है अभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दी हुई है आपको, इसमें से कौन सी जो है करेक्ट है, कौन सी नहीं है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और नॉट करेक्ट। अच्छा, इन तीनों में से कौन सी जो है करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। देयर इज इनफिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। इसमें क्या बोला गया है कि हमारी जो अर्थ में क्या है, इनसाइड द अर्थ में क्या है? इनफिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड फॉसिल फ्यूल है। अगर ऐसा होता है तो बात नहीं चलती कि फॉसिल फ्यूल कम है मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे बात नहीं चलती। अनलिमिटेड फॉसिल फ्यूल नहीं है। ठीक है, ये क्या होगी? स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर अनलिमिटेड होगी तो नहीं बोलते कि जो पेट्रोल ख़त्म हो रहा है मतलब जे एक आने वाले दिन पे ख़त्म हो जाएगा, कम यूज़ करो या कुछ भी। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड चीज़ें नहीं है जो कि लिमिटेड है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यू बी पार्ट क्या कहता है? सन कैन बी टेकन एज एन इनएक्सॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें क्या बोलते हैं कि जो सूरज है उसकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो कभी ख़त्म नहीं होगी।
दिस इज द राइट। ओके, ये सही है, कभी ख़त्म नहीं होगी। सी क्या बोल रहा है, वेस्ट फ्रॉम ए न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी ईजली डिस्पोज्ड ऑफ। देखो, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनका जो वेस्ट है उनको मतलब डिस्पोज करना सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। तो इजी काम जो है नहीं है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो राइट आंसर आप सभी को भी पता होगा, ए और सी जो है दोनों क्या है, गलत है। तो नॉट करेक्ट कर गया ए एंड सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड ऑन। सबको पता है वैष्णो देवी कहाँ लोकेटेड है, बताने की जरूरत है आंसर इसका। तो राइट आंसर इज त्रिकुटा पर्वत, सबको पता है त्रिकुटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कटरा नहीं, वहाँ पे लिख के आ जाओ, ठीक है, त्रिकुटा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 12। सब बच्चे सोच रहे होंगे बहुत बड़ी वीडियो, क्या करना, देख के वीडियो मिल जाए बस ऐसे टिक टिक मारते जाओ। बट टिक टिक क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको क्या है, ठीक है। अगर MCQ आप कर रहे हो ना, आपको शायद यही MCQ आगे जाके घुमा फिरा के आ जाए, ठीक है, सेम ही MCQ ऐसा भी होता है, तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट MCQ नंबर 12 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या है कि पहले कौन आया था, सेकंड कौन आया था, थर्ड कौन आया था, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए चारों इवेंट जो हैं कब कब हुए थे, ठीक है। इनकी आपको डेट पता होनी चाहिए, इसमें कौन कौन था, क्यों हुआ था, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। MCQ यहाँ से बनते हैं पेपर में, ठीक है। इसी टॉपिक के बीच भी आ सकते हैं। आपको शायद नेक्स्ट MCQ यही पूछे अगले पेपर, जलियांवाला बाग किसने किया था, कब था, क्यों है, क्या है, ये कुछ भी MCQ आ सकता है। तो अच्छे से कंसेप्ट पढ़ना है सभी, मैं बार बार यही बोलती हूँ आपको, ठीक है। जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो 19 कब हुआ था, 1919 में, ठीक है। और दांडी मार्च यात्रा जो है कब हुई थी, किसने की थी, 1930 में, ओके। तो लखनऊ पैक्ट कब था जी, कब हुआ था, 1916 में, ठीक है। और क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब हुआ था, 1942 में, ठीक है। तो करो अरेंज इसको। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये आएगा फर्स्ट, और सेकंड में ये थर्ड में, और ये फोर्थ में। तो राइट आंसर क्या होगा, CAB, ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट MCQ क्या कहता है, MCQ नंबर, द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर वॉज कॉल्ड द। जो फर्स्ट लेजिस्लेचर था हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, उसको क्या बोलते हैं, वॉज कॉल्ड द। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रजाज सभा, ओके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रजाज सभा, ओके। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर। आपको सभी रिवर जो हैं, जितनी भी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। मूव टू द नेक्स्ट MCQ। क्या कहता है कि एज पर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 2019 में होता है, UT क्रिएट विदाउट लेजिस्लेचर इज। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, इसमें जो एक्ट जो था 2019 में एक एक्ट बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, उसमें ऐसी कौन सी यूनिटी रखी गई थी, यूनियन टेरिटरी, जिसमें विदाउट लेजिस्लेचर नहीं बनाया गया, लेजिस्लेचर उसमें नहीं बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख जहाँ करगिल। तो इसमें कौन सा रहेगा, जम्मू खुद है, करगिल जो है इसका पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में जो थी इसमें नहीं रखी गई थी, ओके। नेक्स्ट MCQ देखिए हम, फिर से सेम क्वेश्चन आ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, इसको हमने पढ़ना है, इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, खुद डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड, लोग
लोक देवदास एज ए थैंक्स गिविंग रिचुअल। इसमें बोला गया एक खुटिक डांस है जो परफॉर्म किया जाता है लोक देवदास के ऑनर्स में, जो कि थैंक्स गिविंग रिचुअल है। ओके, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखें अगर हम, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन फेस्टिवल लाइक ईद एंड रमजान डेज आर गोइंग, दिस इज रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दूसरी जो है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द प्लेस इज नोन एज द गेटवे ऑफ द कश्मीर वैली। तो इसमें जम्मू को भी नहीं कहते, लद्दाख को भी नहीं कहते, लेह को भी नहीं कहते, तीनों जो है रॉन्ग है, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, विच पास कंडक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख को, इसमें से कौन सा है। ठीक है, आपको सबका पता होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जोजिला पास जो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर विद लद्दाख को। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू नंबर 19। तो एमसीक्यू नंबर 19 क्या कहता है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कौन सी है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उर्दू सबको पता है। ठीक है, अभी हमने अरेंज करना है नेक्स्ट एमसीक्यू के, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ हमने अरेंज करनी है क्या, स्टेट्स। ओके, सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश जो है सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो एक इसमें ये 3 में है, मतलब ये क्रॉस हो गए। ठीक है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उसके बाद क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, तो मतलब डी, ए डी का है, सी और डी में है, तो ऑप्शन नंबर ए बी गलत हो गया। ठीक है, तो उसके मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है, मध्य प्रदेश के बाद आएगा आपका सीधा तेलंगाना, उसके बाद आता है तमिलनाडु, तो सी बी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 21। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। देखें यहाँ पे आपको सबको नेशनल पार्क अच्छे से पढ़ने हैं। ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये कहाँ मिलता है, असम में, कहाँ मिलता है, असम में। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या होगा, असम। तो ऑप्शन देखिए हम, एक ही ऑप्शन में 4 लिखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप ऐसे करोगे पेपर में आपका टाइम बचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, बी का क्या रहने वाला है, 3 और सी का 2 और डी का 1। ओके, टाइम बचता है, ऐसे पेपर में करना होता है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। आपको मैंने पहले बताया क्रोनोलॉजी ऑर्डर मीन्स 1 पे सबसे पहले कौन आया, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सा है। ठीक है, तो अभी बताना G20 समिट इन इंडिया। ठीक है, पहले आया आईसीसी वर्ल्ड कप, तो फाइनल 2023 पहले था, बाद था, तो ऑर्डर वाइज बताना है हमने। ठीक है, ऑर्डर वाइज। ओके, तो ठीक है, अभी हम डेट वाइज लिखेंगे। G20 समिट इन इंडिया कब की थी ये, तो दिसंबर, कब की थी, 2022। ओके, एक बार मैं पूरा क्लियर करती हूँ। ओके, कब की थी, दिसंबर 2022। ओके, अगर आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल 2023 में हुआ था तो कब, 19 नवंबर। ओके, नेक्स्ट देखिए, लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 जो था तो कौन सी डेट को हुआ था, 14 जुलाई, जो कि 2023 में हुआ था। मैंने 23 लिखना शॉर्टकट। ओके, COP28 क्लाइमेट समिट इन दुबई कौन सी डेट को हुआ था, तो ये देखते हैं यहाँ पे, जो कि नवंबर 30 को, नवंबर कब, 30 को, वो भी 12 दिसंबर तक। ठीक है, अगर हम मैच करें सबसे पहले कौन आएगा लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, 2022 दिसंबर, मतलब G20 समिट इन इंडिया ए, तो एक इसमें दिखा, बी और सी में ए। ठीक है, और 22 दिसंबर 2022, उसमें से 2023 देखें अगर हम, 2023 देखें अगर हम, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका आने वाला है ए, जो कि कब हुआ था, 2022 में, तो यहाँ पे लगाते हैं दिसंबर 2022 जो है ए। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा सी, जो कि लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 जो हुआ था तो कब हुआ था, 2022 आ गया, फिर 2023 में हुआ था। ठीक है,
2023 में हुआ था, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो, ठीक है, फिर डी, फिर बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबने टिक कर लिया ना, सबने लिख लिया होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, सॉरी फिर सी आएगा, फिर डी, फिर बी। ओके, वो मैंने डेट वाइज आपको दिखा दिया, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 23, जो कि क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग, सॉरी ऑप्शन नंबर 23 क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से हमको स्टेटमेंट देखनी है और बताना है कौन सी करेक्ट है। रेबी क्रॉप्स और साउट बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर 1 ए पॉइंट, क्या ये सही है या गलत है। इसको कब लगाते हैं हम, इस क्रॉप्स को अक्टूबर और नवंबर में लगाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या बोलता है कि रेबी क्रॉप्स रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर, गलत, इनको इतना वाटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि रेबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ, उनको गर्मी की जरूरत होती है, जब नो, उनको इतनी भी जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही, ओनली ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट MCQ क्या बोलता है, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ मेल एंड फीमेल, या ऑप्शन बी सी डी, कौन सा इसमें से। तो सबने पढ़ा होगा पॉपुलेशन के बारे में, तो राइट आंसर क्या आने वाला है इसमें से, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। मतलब बर्थ रेट कितना हुआ, डेथ रेट कितना हुआ, ये सब हम देखते, कितना बर्थ रेट हुआ, कितना डेथ रेट हुआ, ये सब उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 25। नेक्स्ट MCQ बोलते हैं कि इन विच द टूरिस्ट प्लेस कोलाहाई ग्लेशियर इज लोकेटेड, कहाँ पे है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पहलगाम में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर लेक स्टेट, बताना है कौन सी लेक कौन सी स्टेट में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा राइट है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डल लेक जो हमको पता है, तो डल लेक कहाँ पे होगा, जम्मू एंड कश्मीर। सी का कहाँ दो के साथ मैच कर, C4 सी का 2 B और D, मतलब ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लोकतक लेक कहाँ पे देखने को मिलता है, मणिपुर, ठीक है। D का 1, तो D का 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में ही है। तो आंसर जो है आपका D ही करेक्ट रहेगा, तो राइट आंसर मिल गया, ठीक है। मूव टू द, ऐसे ही आपको पेपर में सॉल्व करना है, इससे आपका टाइम बचता है, ठीक है। जरूरी नहीं है पूरा देखना है कि आपको कौन सा आता है, उसके साथ मैच है, ये ऑप्शन मिल गया, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 27। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए आपको, बताना है इसमें से करेक्ट कौन सी है। अजंता केव्स वेयर टाइगर हैज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देखो सबसे पहले देखते हैं हम, जो अनंता केव्स है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, जो कि बुद्धिज्म के टाइम में बनी हुई थी केव्स। ओके, तो ये बोलते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983 में, तो ये क्या सही है गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्या है, करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। अब ये किसके अंदर है, किसके अंदर है अभिजय, आर्कियोलॉजी सर्विस ऑफ इंडिया के अंदर है ये केव्स, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम, दीज केव्स आर बिलीव्ड टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड वाकाटका पीरियड। ऑप्शन सी जो है गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए और बी, किस में दिख रहा है, बी ऑप्शन में, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ, हु इज पॉपुलर नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दादाभाई नौरोजी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट MCQ। देखो 2024 में एग्जाम हुआ था, उसमें इतनी स्टेटमेंट आपको दी है, अभी तो 2026, सोचो कितनी स्टेटमेंट देगा। तो मैं बोल रही हूँ अच्छे से थ्योरी पढ़ो, आपको स्टेटमेंट ही दी जाएगी, मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करो, करेक्ट रॉन्ग ये सब, इसलिए अच्छे से कंसेप्ट पढ़ो, सारे अच्छे से कंसेप्ट पढ़ो, फिर ये MCQ सॉल्व करो, ऐसे एक एक लाइन से मत उम्मीद करो। मैं बोलूँ 30 क्वेश्चन हो गए, कम से कम 10 तो आपको मैच द फॉलोइंग दे जाएंगे, इसके साथ मैच करो, 10 तो स्टेटमेंट होंगे और 10 तो ऐसे होंगे, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करो विद कंसेप्ट के साथ।
तो नेक्स्ट MCQ आपको दिए डैम के ऊपर, जो कि आपने देखने कौन सा मैच पेयर जो है करेक्टली है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम सरदार जो डैम कहाँ पे देखने को मिलता है, गुजरात में। सरदार सरोवर डैम गुजरात में, A का 3, तो A का 3 देखो एक में, इसमें सॉल्व हो जरूरत नहीं सबको देखने की। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट MCQ एंड लास्ट MCQ, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, इसमें देखना कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट देखें फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, तो किसने किया था, गुलाब सिंह, ठीक है। गुलाब सिंह के बेटे, उसके बेटे का नाम पता है आपको सभी को, हैं, कमेंट में बताना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4, ओके, D, A का 4 है तो एक ही में है, तो मतलब D इज द राइट आंसर, ठीक है। जिसको इस लेक्चर की PDF चाहिए, पूरे पेपर की PDF चाहिए, मेरे चैनल का लिंक मैंने आपको बोला कमेंट में दूंगी, तो वहाँ पे टेलीग्राम का वो है लिंक, ज्वाइन कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके साथ हर एक पेपर डिस्कस किया जाएगा, थ्योरी भी डिस्कस की जाएगी, MCQ भी और PYQ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।